अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 टॉपिक 2.1 लाइफ ऑफ द वर्कर्स। यहाँ पे ये बोला गया कि मार्केट में ज़्यादा लेबर होने की वजह से वर्कर्स के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ गया, इनकी लाइफ ख़राब हो गई पूरी तरह से। और फिर कंट्री साइड में ये न्यूज़ फैलने लगे कि सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थे और हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स सिटीज़ में आने लगे, सिटीज़ की तरफ मूव होने लगे सिर्फ और सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए। लेकिन इस समय पे सिटीज़ में जॉब हासिल करने की जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी थी वो इस चीज़ पे डिपेंड होता कि आपका फ्रेंडशिप और कीन रिलेशन कितना अच्छा होता। फ्रेंडशिप और कीन रिलेशन का मतलब अगर आपका फ्रेंड या रिलेटिव किसी फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है तो इस सिचुएशन में आपके लिए जॉब मिलना पॉसिबल। दोबारा मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस समय पे जो एक वर्कर था जिसको जॉब की ज़रूरत, अगर इसका कोई फ्रेंड या रिलेटिव फैक्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा था तो इस सिचुएशन में इस वर्कर के लिए जॉब मिलना पॉसिबल, इसको जॉब आसानी से मिलता है, जल्दी से जॉब मिलता है। इसको हम सोशल कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इन वर्कर्स के लिए जिनका कोई सोशल कनेक्शन था नहीं, ऑब्वियसली बात कि सोशल कनेक्शन हर एक के लिए नहीं होता है, और जिनका सोशल कनेक्शन था नहीं इनको जॉब पाने के लिए वेट करना बहुत टाइम तक, जॉब आसानी से नहीं मिलता सारे वर्कर्स को। फिर रात के समय पे ये गरीब लोग ब्रिजेस के नीचे बैठते या नाइट शेल्टर्स में रहते। कहने का मतलब वर्कर्स की हालात बहुत ख़राब थी इस समय पे। और कुछ वर्कर्स नाइट रिफ्यूजीज में ठहरते जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के दौरान बनाए गए, और बाकी कैजुअल वार्ड्स में जाते जो कि पोर लॉ अथॉरिटीज़ के दौरान बनाए गए। पहले मैं आपको फिगर 10 दिखाऊंगा। देखिए ये फिगर 10, हाउसलेस एंड हंग्री पेंटिंग बाय सेम्यूल फेल्डेस 1874। ये पेंटिंग हमें ये दिखाता है जब लंदन में लोग होमलेस हो गए, जॉबलेस हो गए, इन लोगों को टिकट से अप्लाई करना वर्क हाउसेज में रहने के लिए। ये शेल्टर्स पोर लॉ कमिश्नर्स के दौरान बनाए गए। इन शेल्टर्स के ऊपर केयरफुली से सुपरविजन किया, लेकिन इन शेल्टर्स में रहना भी बहुत ही मुश्किल था, ह्यूमिलेटिंग कंडीशन थी। एंट्री होने से पहले हर एक के लिए मेडिकल चेकअप होता ताकि डिजीज़ ना फैलाए। इनके जिस्म को क्लीन किया, क्लोथ्स को प्यूरिफाई किया। कहने का मतलब कि इन शेल्टर्स में रहना भी बहुत ही मुश्किल था इन गरीब लोगों के लिए। इतनी यानी कि हार्श कंडीशन इस समय पे। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मनी इंडस्ट्रीज मेंट प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स विदाउट वर्क। एक और खास बात इस समय पे ये होती कि वहाँ पे जो काम इंडस्ट्रीज में होता वो तो सीज़न के हिसाब से होता। सीज़न ख़त्म होने के बाद बहुत टाइम तक इन इंडस्ट्रीज में काम नहीं होता, और जो वर्कर्स थे इनको भी वेट करना सीज़न आने तक। बिजी सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर से गरीब लोग सड़कों पर उतर कर आते जॉब की तलाश में, कभी कभी वो प्रोटेस्ट भी करते। गरीब विंटर के बाद गरीब लोग फिर से कंट्री साइड में वापस आने लगे जब रूरल एरियाज में लेबर्स की डिमांड होती। लेकिन मिड 19th सेंचुरी तक जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। अगर कुछ वर्कर्स को जॉब भी मिलता लेकिन बहुत ही ख़राब जॉब मिलता। क्लियर। अब हम थोड़ी अच्छा सुनो, अर्ली 19th सेंचुरी में थोड़ा सा वेजेस बढ़ गई, वर्कर्स की वेजेस बढ़ गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वेजेस बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि इनका वेलफेयर भी बढ़ गया। यानी वेजेस तो बढ़ गई वर्कर्स की, लेकिन वर्कर्स का जो वेलफेयर वो तो नहीं बढ़ गया। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, मान लो जब एक साइड में वेजेस बढ़ जाती, अगर दूसरे साइड में चीज़ों का प्राइसेस भी मिनिमम रहेंगे तो इसको हम वेलफेयर कहेंगे। लेकिन इस समय पे ब्रिटेन में वर्कर्स का वेलफेयर था नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी वर्कर की वेजेस 50 और दूसरे साइड में किसी चीज़ का प्राइस 5, मान लो पेन का प्राइस 5 रुपीज़, तो ठीक बात है। और बाद में वर्कर की वेजेस बढ़ गई 100 रुपीज़, तो ठीक बात है। लेकिन दूसरे साइड में जिस चीज़ का प्राइस पहले 5, इसी चीज़ का प्राइस 10 हो गया। क्या ये वर्कर का वेलफेयर? ऑब्वियसली बात, ये वर्कर के लिए वेलफेयर नहीं था। एक साइड में अगर वेजेस बढ़ गई लेकिन दूसरे साइड में चीज़ों की महंगाई बढ़ गई, इसलिए ये वर्कर्स का वेलफेयर नहीं होता है। फिर जब नेपोलियनिक वार्स हुए 1803 से लेकर 1815 तक,
वार्स होने की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, चीज़ों का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, जो रियल वैल्यू था वर्कर्स के अर्निंग का वो तो डिक्रीज हो गया। इस समय पे वर्कर्स अपने सेम वेजेस से कुछ ही चीज़ें खरीदते थे। कहने का मतलब महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। एक और बात आपको याद रखना वो ये है, वर्कर की जो इनकम है ना वो सिर्फ वेजेस पे डिपेंड नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। यानी एक वर्कर कितने दिन काम करता, मान लो अगर वर्कर हर दिन काम करता तो इस सिचुएशन में वर्कर की इनकम ज़्यादा होती। मगर ब्रिटेन में इस टाइम सीज़न के हिसाब से काम होता। जब काम सीज़न के हिसाब से होता तो एक वर्कर हर दिन तो काम नहीं करता, तो इस सिचुएशन में वर्कर की इनकम डिक्रीज हो हुई। 19th सेंचुरी के मिड में बेस्ट टाइम आया, एक टाइम बेस्ट आया, मगर फिर भी अर्बन पॉपुलेशन में 10% जो कि एक्सट्रीमली पोर थे। इकोनॉमिक स्लम्प आया जैसे 1830s में, इकोनॉमिक कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। 35 से 75% लोग जो कि अनएम्प्लॉयड थे, जिनके पास जॉब नहीं, जो जॉबलेस थे डिफरेंट रीजन्स में। कहने का मतलब कितनी हार्श कंडीशन इस समय पे थी। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक और बात आपको याद रखने की ज़रूरत वो ये बात, वर्कर्स की कंडीशन तो ख़राब ही था, लेकिन जब न्यू टेक्नोलॉजी आया तो इनकी हालात तो और ख़राब हो गई। वर्कर्स में डर फैला और वो जॉबलेस हो गए। न्यू टेक्नोलॉजी होने से पहले इन वर्कर्स को थोड़ा सा जॉब तो मिलता, मगर जब टेक्नोलॉजी आया तो फिर लिटिल जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना भी इम्पॉसिबल था इन वर्कर्स के लिए। जैसे कि सुपनिंग जीनी क्या होती है, यहाँ पे इसकी मीनिंग दिया इस ये मशीन जेम्स हैरग्रीव्स ने बनाया 1764 में। इस मशीन ने सुपनिंग का प्रोसेस तेज़ी से बढ़ाया और लेबर्स की डिमांड को रिड्यूस कर दिया। एक सिंगल व्हील में एक वर्कर की ज़रूरत और नंबर ऑफ स्पिंडल्स को मोशन में लाते और सेवरल थ्रेड्स को स्पिन किया एट ए सेम टाइम है। कहने का मतलब ये है, जब न्यू टेक्नोलॉजी आया, खासकर जब स्पिनिंग जीनी आया, इन्होंने लोगों का रोज़गार छीन लिया। सुनो, जब सुपनिंग जिमी को इंट्रोड्यूस किया वूलन इंडस्ट्री में, तो वोमेन ने अटैक शुरू किया इन नए मशीन्स के ऊपर, जैसे कि सुपनिंग जीनी के ऊपर। वोमेन ने अटैक इसलिए इसके ऊपर किया क्योंकि इस समय पे सुपनिंग का काम वोमेन ही कर रही थी और इस नए मशीन ने इनका जॉब छीन लिया। ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जीनी इंट्रोड्यूस होने से, फिर कंटिन्यू रहा लॉन्ग टाइम के लिए। 1840s के बाद सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगे धीरे धीरे, ये बात याद रखना। जैसे कि रोड्स को ब्रॉड कर दिया, नए रेलवे स्टेशंस को बिछाया, रेलवे लाइन्स को एक्सटेंड कर दिया, टनल डग्स को खोद लिया, ड्रेनेज सिस्टम बनाया और रिवर्स को एम्बैक कर दिया। ट्रांसपोर्ट में वर्कर्स का नंबर डबल हो गया और फिर आगे चलकर 30 सालों में और डबल हो गया। देखिए ये यहाँ पर फिगर 12, जब सेंट्रल लंदन में शैलो अंडरग्राउंड रेलवे कंस्ट्रक्शन हुआ। इलस्ट्रेटेड टाइम्स 1868। 1850s में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन शुरू हुई। वर्कर्स की डिमांड बढ़ गई, कुछ वर्कर्स टनल खोदने में काम करने लगे, कुछ वर्कर्स ब्रिक्स बनाने में और कुछ आयरन वर्कर्स में लगे हुए। एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट्स में वर्कर्स काम करने लगे। इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ।